रविवार की सुबह और आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो जो हर्षद मेहता के बाद किसी और का नाम आता है स्टॉक मार्केट में स्कैम के बारे में। तो वो है केतन पारेख, और केतन पारेख वापिस सुर्खियों में है। हाँ, वो जिंदा है, आपको भी पता है। हर्षद मेहता तो अभी रहे नहीं, लेकिन केतन पारेख अभी भी जिंदा है। और उन्होंने भी वापिस एक सेबी ने ऑर्डर किया कि भाई वो एक फंड रनिंग केस में इन्वॉल्व है, और उन्होंने ऑलमोस्ट सेबी ने 65 करोड़ रुपीस का बेसिकली कह सकते हैं कि गफला किया है फंड रनिंग करके। तो क्या है ये केस और नो क्या हिस्ट्री रही है केतन पारेख के बारे में आज जानते हैं। सोचा आज रविवार है तो मार्केट को साइड में रख के कुछ यही बात करते हैं। केतन पारेख इज कहते हैं ना कि बहुत ही फेमस बंदा है। इज अ चार्टर अकाउंटेंट। और नो बेसिकली अगर आपने 1994 वो स्कैम मूवी देखी होगी ना, तो उसमें भी केतन पारेख का नाम आया था जब हर्षद मेहता ने केतन पारेख का नाम बोला था कि इनको लेके जाओ। तो मुझे याद नहीं है वो डायलॉग एग्जैक्टली, लेकिन तब वो है ना, तब वो उसी टाइम पे मार्केट में थे, लेकिन तब बहुत छोटे प्लेयर थे। हर्षद मेहता के जाने के बाद ये बड़े प्लेयर हुए, और उन्होंने पहले तो वो मंदी ज़्यादा करते थे। बाद में उन्होंने बेसिकली कहते हैं ना कि के टेन करके एक है, बेसिकली 10 स्क्रिप्ट है। पेंटा मीडिया थी तब, जी टेलीफिल्म्स थी, एज ए 10 स्क्रिप्ट थी। उन्होंने उसमें कहते हैं वो डंप, कहते हैं ना कि राइज एंड डंप केस होता है ना, जैसे स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं एक साथ और फिर एक साथ डंप करते हैं। तो इसमें केतन पारेख काफ़ी इन्वॉल्व थे। और ऑफ कोर्स चार्टर अकाउंटेंट है, दिमाग तो बहुत चल रहा था उसका। और नो काफ़ी ओवरसीज से भी उन्होंने काफ़ी फंड फ्लो लाके करते थे, और काफ़ी फंड यहाँ से इकट्ठा किए थे। जैसे माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, आपने नाम तो सुना होगा उस टाइम पे। जो पुराने प्लेयर होंगे उनको पता होगा ना, वो पूरी कहते हैं तबाह हो गई इसके स्कैंडल के वजह से। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन ली थी माधवपुरा कोऑपरेटिव बैंक है। और पता नहीं बैंक ने, कोऑपरेटिव बैंक ने इतनी बड़ी लोन कैसे दे दी वो भी पता नहीं है, लेकिन हाँ वो लेते थे। और ये जो है ना के 10 जो स्टॉक्स थे ना, उनको धीरे 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 वो ऊपर ले जाते थे। 1992 से उन्होंने स्टार्ट किया था, 2000 तक तो ये सब चल रहा था। इवन बैंक ऑफ इंडिया से भी आई थिंक, जितना मुझे याद है, 137 करोड़ का कह सकते हैं ना कि उसमें भी प्रॉब्लम हो गया था। तो काफ़ी जगह इवन यूटीआई के भी पैसे यहाँ इन्वॉल्व थे, क्योंकि के 10 स्टॉक्स में यूटीआई काफ़ी निवेश करते जा रहे थे। यूटीआई भी बेसिकली नो धीरे धीरे पैसे डाल रहे थे, क्योंकि ये सब प्राइसेस बढ़ रहे थे। अब यूटीआई भी डायरेक्ट इन्वॉल्व थी कि नहीं थी वो बात की बात है, लेकिन हाँ, ये सब स्टॉक्स ऊपर जाए थे। लेकिन 2000 में आपको याद हो तो यूएस में डॉट कॉम बबल फटा था। और जब वो डॉट कॉम बबल हुआ, उसके वजह से सडनली ना मार्केट में पैनिक आ गया और मार्केट में स्टॉक प्राइस गिरने लगे। अब जब केतन पारेख ने ये जब पैसे उठाए थे, जब ये स्टॉक को इन्फ्लेटेड प्राइस करके ऊपर ले जा रहे थे, तो टिकने तो नहीं वाले थे, कभी ना कभी तो नीचे आने वाले थे। तो उसी टाइम पे जब ये नीचे आए, तब जाके वो पता चला कि भाई ये तो बड़ा स्कैम हो गया है। और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुआ, सेबी ने होल्ड किया। सेबी ने किया कि भाई केतन पारेख ही है इनके पीछे। 2002 में कस्टडी में ले गए, उनको जेल भी हुई, आई थिंक 2008 में जेल हुई। और उनको आई थिंक 14 साल का बैन लगा था कि भाई आपको यहाँ मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होना है, स्टॉक मार्केट में करना नहीं। आई थिंक जेल शायद पता नहीं 1-2 साल की हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी। लेकिन ओवरऑल 2017 तक ही बैन था। 2017 के बैन के बाद तो वो खत्म हुआ, फिर वो निकल गए थे उसमें से। लेकिन ओवरऑल वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, लेकिन उनमें काफी सारे केसेस अभी भी चल रहे थे। देखो, अगर इतना बड़ा स्कैम किया है तो वॉचडॉग तो रहेंगे, लेकिन यही इंडिया है देखो। अगर आप यूएस में देखो ना, तो काफी टाइम तो फाइनेंशियल स्कैम के लिए लोगों को तो उम्र कैद की सजा, या तो कुछ कुछ देश में तो नो फांसी की सजा दे देते हैं। तो अब इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो अभी तक तो मैंने सुना नहीं कि किसी को फांसी की सजा मिली हो या वो हो। बट हाँ, यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन काफ़ी सारी कंट्री में ऐसा होता है कि जहाँ दैट दैट इज़ अ थिंग। इवन इफ आई डू रिमेम्बर, जापान में कोई एक, जहाँ भी वहाँ भी एक से केस ऐसा हुआ था। लेकिन इंडिया में क्या हुआ कि वो एक बार निकल गए और बाद में, लेकिन क्या होता है ये जो है ना, वंस अ गैम्बलर इज ऑलवेज अ गैम्बलर। तो 2017 से तो थे, अब वहाँ भी अभी उन्होंने फ्रंट रनिंग, सेबी ने अभी बोला 2 जनवरी को जो ऑर्डर आया, उसमें उन्होंने बोला कि केतन पारेख यानी इस टीम कुछ
21 एसोसिएट्स है जो इन्वॉल्व है फ्रंट रनिंग केस में। अब फ्रंट रनिंग केस क्या होता है कि आपके पास कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है कोई कंपनी के बारे में, और आप क्या करते हो कि वो कंपनी की जब वो अनाउंस करने वाले उसके पहले ही आप बेसिकली स्टॉक लेके बैठ जाते हो क्वांटिटी में, और जैसे ही स्टॉक बेसिकली ऊपर जाता है फिर आप बेच देते हो। सिमिलरली 2000 में भी वही कर रहे थे वो, जब 1992 से कर रहे थे वो, जो K10 स्टॉक ऊपर ले जाते थे, काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर भी एंटर होते थे क्योंकि स्टॉक ऊपर जाए, ऊपर जाके वो बेच देते थे। तो यहाँ भी वही होता है, फ्रंट रनिंग केस में भी वही होता है। और यहाँ जितना पता है उतना, सिंगापुर के कोई रोहित करके एक ट्रेडर है वो इन्वॉल्व थे, जो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन केतन पारेख को बेचते थे, और केतन पारेख अपने एसोसिएट्स थ्रू ये सब कंपनीज में बाइंग करते थे। और दो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोतीलाल ओसवाल और जेएम नो ब्रोकर थ्रू था, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है डायरेक्टली। बट हाँ, बेसिकली ये फ्रंट रनिंग केस के वजह से क्या हुआ था कि काफ़ी स्पेकुलेशन हुआ, और वहीं सेबी ने पकड़ा है ये। अभी देखो, ये तो चलो एक चीज पकड़ी है, ऐसे तो बहुत सारी चीज होगी जो पकड़ में नहीं आई है अभी तक। लेकिन केतन पारेख का अभी वापस आ गया है कि भाई अभी उनको वापस बैन किया गया है, उनके एसोसिएट्स को बैन किए गए है, उनके एसोसिएट्स के बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए, और 65 करोड़ रुपीज का तो वो जो उनको पे करना है वो सब तो अलग ही है। लेकिन देखो यार, ये सब बड़े बड़े हाथी है, ओके, इन लोगों को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। केतन पारेख शातिर दिमाग है, कुछ ना कुछ करके आ ही जाता है। आई डोंट नो हाउ ही इज एबल टू ब्रेक द लॉज एंड एवरीथिंग, बट द गुड थिंग इज सैबी चलो अभी कुछ पकड़ पा रहे हैं। ये अगर 2000 करोड़ 5000 करोड़ हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये चलो 65 करोड़ रुपए पे आके अटक गया, क्योंकि क्या है, पहले तो सेबी ये पकड़ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि पहले सेबी इतना, वो कहते हैं ना, अच्छी उस तरह का स्ट्रांग था भी नहीं। अभी जब आपने वो स्कैम मूवी देखी होगी, उस टाइम पे भी हर्षद मेहता में वो कहते हैं ना कि सेबी एक ऐसा शेर है जिसके दांत ही नहीं है, ऐसी बात थी। लेकिन अभी काफी काफी स्पेसिफिक हो गई है सेबी, एंड अभी तो एआई टूल्स रन करे। जितना मैंने सुना है कि ये जो नए नए रिक्रूटमेंट ला रहे हैं ना, वो तो वो जो नए चार्टर अकाउंटेंट्स होते हैं वो सब एआई यूज कर रहे हैं, किसी भी तरह से वो लोग पीछे बॉट्स लगा के देखते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अभी पकड़ में आ रहा है। इवन सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो मुझे पता है ना किस तरह से सेबी के सडनली नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं, तो उनको बहुत कुछ पता चला है। तो इन अ वे दैट इज गुड कि चलो ये सब कंट्रोल में आ रहा है, और यहाँ से भी थिंग्स विल बी मच मच बेटर। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, ये जो अभी सीन हुआ, चलो हम लोग ये नहीं कह सकते कि एक ही था, बहुत कुछ हुआ होगा जो हमें पता नहीं है, जो सेबी को पता होगा शायद आगे जाके पता हो। लेकिन इन सब, अब आप बोलोगे तपन, लेकिन क्या हम ये सब हमें पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता। देखो, ये अपने प्रीव्यू के ऊपर है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको कुछ पता नहीं चलेगा ये कौन कहाँ फ्रंट रनिंग हो रही है, कहाँ गफला हो रहा है, कहाँ स्पेकुलेटर्स ऊपर ले जा रहे हैं। अब जैसे K10 स्टॉक्स में ऐसे रिटेल इन्वेस्टर को कुछ पता ही नहीं था, उनको तो कैसे पता चला कि भाई यहाँ स्पेकुलेटर घुसे हुए हैं? तो ये सब तो आपके और मेरे कंट्रोल के बाहर है। हम बस प्रे ये कर सकते हैं कि जैसे ये केतन पारेख का वो जो K10 का जो हुआ था स्कैम, या हर्षद मेहता के टाइम पे जो स्कैम होता, वैसे स्कैम रिपीट ना हो, उससे ज्यादा हम लोग कुछ बोल नहीं सकते कि भाई ये क्यों हो रहा है। और केतन पारेख और उनकी अगर आप लोग हिस्ट्री देखो, या हर्षद मेहता की हिस्ट्री, दे आर क्वाइट एन इंटेलिजेंट गाय, और उनके कॉन्टेक्ट ऐसे ऐसे होते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलता। और इनको मैंने जितना सुना कि केतन पारेख ने अभी ये जो पैसे ट्रांसफर करने होते हैं वो आंगड़िया सिस्टम से भेजे थे। आंगड़िया सिस्टम क्या होता है? वो ट्रेडिशनल सिस्टम है जहाँ कोई फोन नहीं जाता है, फोन तो ट्रेस हो जाता है ना भाई। इवन इन लोगों ने, जैसे लिखा था सेब ने कि वो जब मैसेज भी था वो फुल्ली ट्रांसक्रिप्ट मैसेज भेजते थे, कि यानी किसी और को पता ना चले। क्योंकि देखो, सेबी के पास तो भाई आपने कुछ व्हाट्सअप भी किया ना, या तो आपने कुछ गूगल पे या व्हाट्सअप वीडियो से किया, या कुछ भी किया ना, तो आप पकड़े जाओगे, फोन तो पकड़ ही लेंगे। ठीक है। तो आंगड़िया में क्या होता है कि कोई बातें नहीं होती, डायरेक्टली कवर्ड से पैसे जाते हैं और आते हैं, तो उसमें कुछ पता चलता नहीं है। ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड ट्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, जो जो बड़े बड़े स्पेक्यूलेटर होते हैं जैसे केतन पारेख, क्या वो सब ना, वो सब आंकड़े सही यूज करते हैं। अगर आपने कोई मूवी, मुझे याद नहीं आ रही कि वो सैफ अली खान की मूवी थी, बाजार मूवी थी या कौन सी थी, कुछ ऐसे ही कुछ मूवी थी, और उसमें भी सेम आंगड़िया सिस्टम यूज कर रहे थे उसमें।
और आंगणीय सिस्टम से वो पैसे ट्रांसफर करे, तो ये तो काफ़ी सारी चीज़ें जो जो हमारे और आपके समझ के बाहर है, और वो पता भी नहीं चलेगी। इट इज़ जस्ट जब तक ये रेगुलेटर स्ट्रांग है तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यही हमें प्रे करना है कि वो स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन हाँ, केतन पारेख के इतने सालों के बाद वापस मार्केट में आना, यानी कुछ तो बड़ा है, और उससे भी ज़्यादा बड़ा कि भाई ये सब ऐसा नहीं है कि लोग एक बार हो गया तो बैठ गए, ऐसे शांति से बैठ गए, नहीं, ये सब तो क्या होता है, खून में होता है, ये सब चलता ही रहता है। और यही सीन देखो, क्या जैसे ही केतन पारेख का हुआ इवेंट, और या हर्षद मेहता का इवेंट है, आप अगर मार्केट के एंथुजियास्ट, तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं किस तरह से उन्होंने भेजा है। और अगर आपने वो स्कैम मूवी देखी नहीं है हर्षद मेहता, वो सोनी लिव में जो आती है ना, ब्रिलियंट मूवी तो नहीं है, सॉरी, सीरीज, प्लीज देखे, जरूर देखे, तो उससे भी आपको काफी पता चलेगा। हर्षद मेहता जैसे, सॉरी, केतन पारेख का ये जो स्कैम था, वो भी हर्षद मेहता के बाद ही ये स्टार्ट हुआ, लेकिन वो 8 साल धीरे 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 ऊपर लेके, केटेन स्टॉक को ऊपर लेके, और उसमें माधवपुरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, और आई थिंक दूसरा ओसीबी की भी बात हो रही थी, उसमें उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ था। एनीवेज, मैंने सोचा कि चलो यार, रविवार का समय 10-15 मिनट जरा इस पे बात किया जाए। बट वी एज ए इन्वेस्टर, देखो ये सब पता नहीं चलेगा, लेकिन हमें तो एज ए क्वालिटी स्टॉक्स लेने हैं और इन्वेस्ट करने हैं, करेंगे उस पर ही फोकस ज़्यादा रखेंगे और ज़्यादा करेंगे। आज यहाँ मैं क्वेश्चन एंड आंसर लूंगा नहीं, लेने हैं तो मैं, चलो मैं कुछ ले लेता हूँ, बेटर है, आई थिंक ले लेता हूँ, काफ़ी पेंडिंग है। जस्ट मिनट, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी ले लेता हूँ। सो वो है, बाय द वे गाइस, आज आज 11 बजे अपना सेशन है, इफ़ यू वांट यू कैन अटेंड दैट सेशन। ओके, जहाँ मैं काफ़ी बताऊंगा कि आपको कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, वो ये है, तो वो बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा। सॉरी गाइज, आई एम जस्ट ओपनिंग दैट। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है चेन्नई पेट्रो का, कि नियरवा गुप्ता 56 बोले कि कैन यू जस्ट लेट मी नो अबाउट चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो देखो, ओवरऑल स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। निवाड़िया गुप्ता बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया ओवर द टाइम। लेकिन अभी प्रॉब्लम यही है कि ये यू नो दैट इट्स अ पेट्रोलियम इंडस्ट्री, तो ये बहुत कुछ ऑयल प्राइसेस पे डिपेंडेंट होता है। और मेरे हिसाब से जो होना था वो हो गया। ओके, ये अभी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि वापिस ये स्टॉक वापिस रिकवर करेगा उस लेवल पे। पहले बहुत ही सस्ते में मिल रहा था आपको, अगर मैं देखूँ ना तो ऑलमोस्ट नेगेटिव पी पे मिल रहा था आपको, नो, ऑलमोस्ट 8 के पी या उसके पे। अभी तो काफ़ी वो बढ़ गया, और ओवरऑल भी पी से भी ज़्यादा ना उसकी जो अर्निंग्स आनी थी वो आ चुकी है। और यहाँ से अगर इस क्वार्टरली भी देखो तो 629 करोड़ का लॉस है। तो मेरे हिसाब से नो, आई थिंक यू कैन थिंक अबाउट गेटिंग आउट एनी टाइम। मुझे तो ये यहाँ कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। या दिस स्टॉक हैज़ गिवन अ ग्रेट रिटर्न, बट इट विल टेक सम टाइम अगेन, ओके, टू रिकवर। ठीक है, चलिए दूसरा एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। दिबोकर हुन 505 बोल रहे कि सर, सर आई एम बाइंग टाटा पावर, भेल, एक्साइड इंडस्ट्री, महाराष्ट्र सीमलेस, किया, क्या होगा फर्दर। गाइज, आप 3-4 स्टॉक एक साथ मत दीजिए, मेरे लिए एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए बात करते हैं टाटा पावर की। टाटा पावर पे मैंने कल ही वीडियो रिलीज किया है गाइज, सैटरडे, तो आप देख लो, थोड़ा आपको वहाँ से पता चलेगा कि टाटा पावर में थोड़ा टाइम लगेगा। भेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन भेल, नो, क्योंकि ये ऐसी ही कंपनी है ना जो, यार देखो, एक तो पीएसयू और 200 के पी पे चल रही है, और इतनी अर्निंग्स नहीं, इसका आरओई आरओसी मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। हाँ, ऑर्डर्स आ रहे हैं, बट देन ऑल्सो पीएसयू है, पर मैं इतना ये स्टॉक पे इतना बुलिश नहीं हूँ, मैं इतना स्टॉक पे बुलिश नहीं हूँ। एक्साइड इंडस्ट्री आप रखिए, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्साइड, आई थिंक इनका जो रिसेंटली जो एग्रीमेंट हुआ था हुंडई और किया के साथ, और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एग्रीमेंट हो रहे हैं। आई थिंक देन ऑल्सो बोथ अमर राजा एंड एक्साइड ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म अच्छा किया है। मेरे हिसाब से आप रख सकते हो। महाराष्ट्र सिमलेंस, 1 मिनट, आई जस्ट ओपन इट। महाराष्ट्र सिमलेंस, आई एम नॉट ऑनेस्टली, नो, महाराष्ट्र सिमलेस बोला था, ये कौन सा है, जस्ट अ मिनट। हाँ, महाराष्ट्र सिमलेस, ओके। तो ये स्टॉक ना ओवरऑल वही है कि पाइप्स और ट्यूब्स और वो सब बनाती है। ये स्टॉक अच्छा खासा चला था, लेकिन वापस गिर रहा है, लेकिन रिकवर भी हो रहा है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक ना ओवरऑल ओके, आप थोड़ा रखिए इसको।
अभी थोड़ा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है इसका, लेकिन आई थिंक थिंग्स विल बी मच मच बेटर फ्रॉम हियर। ठीक है, काफ़ी नीचे भी आ गया है, अपने टॉप से 32% डाउन है। और वैल्यूएशन ओके है, इतना कुछ महंगा नहीं है ऑनेस्टली। हाँ, पिछले 3 साल में अच्छा रिटर्न है, 1 साल में ऑलमोस्ट काफ़ी गिर गया है मेरे हिसाब से। आई थिंक आपको रुकना चाहिए स्टॉक में। सो दिस इज व्हाट माय सजेशन विल बी। दीपक यान 5054, ओके। अभी प्रेमी, थैंक्स तपन, थैंक यू। ये वही टाटा पर अदानी ग्रीन का वीडियो के बारे में बात करें। देन संजीव, संजीव हेगड़े 5422 बोले कि सर काइंडली मेक अ वीडियो ऑन 3M इंडिया, यानी वो 3M इंडिया के बारे में पूछे। मैं 1 मिनट ओपन कर लेता हूँ, मुझे देखना पड़ेगा इस, क्योंकि फाइनेंशियल एग्जैक्टली याद नहीं रहते मेरे को। सो टॉकिंग, और वही ये स्टॉक भी अगर आप देखो ना, काफ़ी हद तक बड़ा था, नीचे गिर गया। और आपको भी पता है कि ये स्टॉक ना, ये काफ़ी सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन में रहता है। ओके, उनकी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग तो अहमदाबाद में। स्टॉक ने थे ना इनिशियली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। इनिशियली अगर आप देखो ना तो ठीक ठाक किया था, लेकिन पिछले 5 साल में और 3 साल में इवन दो स्कोप बढ़ा है, लेकिन ये स्टॉक ने इतना रिटर्न नहीं दिया है। इवन दो अगर 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 50% ज़्यादा है, लेकिन अगर आप स्टॉक प्राइस ग्रोथ देखो तो इतना कुछ खास नहीं है। इतना मुझे कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। नो डाउट ईपीएस स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा है। अभी ये कितने का है, 61 का। पहले बहुत बढ़ गया था इसका पी, एक्चुअली बहुत इनिशियली बहुत बढ़ गया था जब इसकी अर्निंग्स नहीं थी। कंपनी तो लार्ज कैप है ओवरऑल, और आर ओ सी ये सब ठीक है। रिटर्न खास दिया नहीं है। हाँ, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का ओके, ओके। आप रुक सकते हो थोड़ा, आप रुक जाओ, 1 2 क्वार्टर देख लो, लेकिन अगर नहीं है तो निकल जाओ, क्योंकि ये स्टॉक है ना, मैं देख रहा हूँ सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ में उतना फिर उछाल नहीं आ रहा है। धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन इतना भी उछाल नहीं आ रहा है। और मेनली क्या है कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। आप देखो 3 साल का रिटर्न क्या है, 6%। तो एंड ये ग्रोथ मुझे मुझे ओके लग रहा है ना, कुछ खास लग नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इफ इट कम्स एट अपर लेवल, यू यू कैन थिंक अबाउट गेटिंग आउट ऑल्सो। ओके, चले। देशबंदी मोहंती, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो सर, थैंक यू वेरी मच। फिर अमरीश मेटी का क्वेश्चन है कि सर प्लीज़ गिव मी योर ओपिनियन ऑन ट्रेंड। ट्रेंड ऑफ कोर्स आपको भी पता है, अच्छा बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है इसने ओवर द इयर्स। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इन लार्ज कैप। ओके, और कहते हैं ना कि एवेन्यू सुपरमार्केट को तो कहाँ पीछे छोड़ दिया, अभी 12% नीचे। लेकिन मैं जब भी ये स्टॉक को देखता हूँ ना, एक्सेप्शनल रिटर्न, एक्सेप्शनल रिटर्न, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, सब सही जा रहा है इसका। और बढ़िया रिटर्न दे रहा है। हमें हमें लगता है कि भाई ये यहाँ जाके रुकेगा, ये जहाँ, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो और आगे जाता है। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। अगर मैं इसका 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखूँ तो 68% से ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ 101%, यानी हर साल 100% से बढ़ा है। स्टॉक प्राइस भी ऑलमोस्ट 90% बढ़ा है। ट्रेंड मैं पहले भी बोला हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, ये मुझे पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, लेकिन बहुत ही पावरफुल स्टॉक है। आई थिंक यू शुड होल्ड इट। ये रिटेल सेगमेंट में अगर कोई हुकुम का इक्का है ना, तो ट्रेंट है। और जिस तरह से इसने परफॉर्म किया है, इसलिए तो उनके जो सीएमडी है, न्योल टाटा को अभी सीएमडी वो टाटा सन का वो बना दिया ना चेयरमैन। तो क्योंकि ट्रेंड ने परफॉर्म ही इस तरह से किया है, तो मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक आई थिंक आपको रखना चाहिए, अमरीश। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड थिंग्स विल बी मच मच बेटर। चलिए, तो बस यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। आपके कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, आई डू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। प्लस गाइस, जैसे मैंने बोला आज सेशन है 11 बजे, अगर आप चाहो तो अटेंड कर सकते हो। एंड आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे पैकेजेस है बेसिकली स्टॉक रिकमेंडेशन के, जो बहुत फ़ायदा हो रहा है हमारे मेंबर्स को। सो आशा करता हूँ आप देखेंगे, काफ़ी डिस्काउंट भी चल रहा है। ओके, चले तो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।